हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी और फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैंने आपको शायद एक बताया था कि वीडियो ब्लर हो गया है, शुरुआत के क्वेश्चन ब्लर हो गए हैं, तो क्या वीडियो अपलोड करूं। मोस्टली बच्चों ने कहा कि हाँ सर वीडियो अपलोड कर दीजिए। थैंक यू फॉर द सपोर्ट बच्चों, बहुत अच्छा लगा कि हाँ आपने सोचा कि सर की मेहनत है, कम से कम अपलोड तो हो जानी चाहिए। लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि कोई नया स्टूडेंट अगर जुड़ा है हमसे और वो वीडियो देखेगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, तो वापस से रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वीडियो को। चलिए, तो मॉडल टेस्ट पेपर दैट इज़ आई थिंक 4th वन मॉडल टेस्ट पेपर ना। ओके, तो इस मॉडल टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। कुछ क्वेश्चंस तो वाकई में मेरे को बहुत बढ़िया लगे कि हाँ ये लेवल होना चाहिए क्वेश्चंस का। चलिए डिस्कस करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पहले सबसे पहले देखते हैं। देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको सामने दिखाई देगा कुछ इस तरीके से है कि एक आवेशित गोले के कारण उसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र 10 किलोवोल्ट प्रति मीटर है। देखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और बोल रहा है कि एक आवेशित गोला है आपके पास में, इसकी सतह मान लूं कैपिटल आर, और इसकी सतह पर जो विद्युत क्षेत्र है, सरफेस पर विद्युत क्षेत्र है, वो कितना है बच्चों? 10 किलो वोल्ट है। कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या? 10 की घात 3 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, चलिए, तो इसका फॉर्मेट क्या होगा? दैट इज के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 वोल्ट पर मीटर। डन है ये। आगे देखिए, गोले के केंद्र से उसके व्यास के बराबर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? गोले के केंद्र से, ये केंद्र से व्यास के बराबर दूरी, व्यास के बराबर मतलब 2r दूरी, व्यास तो 2r ही होता है, 2r दूरी पर कोई बिंदु होगा, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा? तो हमने बोला EP, और कितना डिस्टेंस है? तो हमने बोला के क्यू, आवेश तो वही है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर की जगह कितना रखेंगे? 2r रखेंगे और उसका क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो ये होगा के क्यू डिवाइडेड बाय, ये 4r स्क्वायर हुआ क्या बच्चों? बताओ ऐसा ही है क्या? देखिए, के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर 10 टू द पावर 4। इस 10 टू द पावर 4 में किसका डिवाइड जाना चाहिए? 4 का डिवाइड जाना चाहिए। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि मैं 10,000 में डिवाइड लगाऊं 4 का, कितना आएगा? मेरे हिसाब से 2500 आना चाहिए। अरे यही आना चाहिए क्या बच्चों? ऐसा ही होना चाहिए। तो ये सॉल्यूशन है इस चीज का। ठीक है, इतना विद्युत क्षेत्र होगा P बिंदु पर, डेफिनेटली कम ही होना चाहिए। सतह पर विद्युत क्षेत्र मैक्सिमम होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है। देखो क्या बोल रहा है इंग्लिश में, अगर हम देखें तो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा था जो हमें दिया हुआ है। ठीक है, और बोल रहा है कि 2r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो हमने 2r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट किया। ठीक है, चलिए आगे देखें। यदि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E तथा V विद्युत विभव को प्रदर्शित करता है, तो देखो E को, ये क्लियर हुआ ना बच्चों? देखो E विद्युत क्षेत्र है और V विद्युत विभव है, और उसके लिए आपको बहुत सारा डेटा दिया हुआ है ABCD में, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए बहुत सारा डेटा दिया हुआ है। लेकिन अगर मैं इसमें गौर करता हूं, V बराबर 0 है तो E भी 0 होगा। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत सारे बिंदु होंगे जहां विभव 0 होगा लेकिन विद्युत क्षेत्र 0 नहीं होगा। एग्जाम्पल बताऊं क्या? ये द्विध्रुव याद है क्या बच्चों? या फिर एक प्लस का आवेश लो और एक माइनस का आवेश लो, इसके बीच वाले पॉइंट पर विभव 0 होता है, बीच वाले पॉइंट पे, लेकिन इस बीच वाले पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र 0 नहीं है बच्चों। कैलकुलेट कर लो, इस मिड वाले पॉइंट के ऊपर प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, माइनस के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जुड़ जाता है, जबकि विभव 0 आता है मिड पॉइंट में। तो ये तो बिल्कुल गलत है। फिर आगे देखो, से दिखाई दे रहा है अभी मेरे को, यदि E बराबर 0 हो तो V 0 भी हो सकता है और नियत भी। ये संभव है, ये संभव है। देखो क्या होगा, वो क्या बोल रहा है? E बराबर 0 है, ठीक है। E का फॉर्मेट समझिए, E का फॉर्मेट होता है dV डिवाइडेड बाय dr।
तो v क्या हो सकता है, तो v के पास में ऑप्शन देखिए, तो यहां पे होगा dv बराबर 0। इसका मतलब ये है v नियत होना चाहिए। अरे विभवांतर में परिवर्तन जो है वो 0 है, चेंज इन पोटेंशियल क्या है, 0 है। और चेंज इन पोटेंशियल 0 तभी हो सकता है ना जब v नियत हो, या फिर ये नियत होगा तभी तो इसका अवकलन 0 आएगा। बात समझ रहे हो? ठीक, तो ये बात ध्यान में रखें, v का मान नियत भी हो सकता था और v शायद 0 भी होगा। अगर v खुद ही 0 है तो भी उसका अवकलन कितना होगा, 0 होगा। ठीक, तो ध्यान में रखिए, अगर विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो विभव 0 भी हो सकता है और नियत भी हो सकता है। ठीक है, आगे देखिए, विभव मापी की सहायता से निम्न में से किस राशि को नहीं मापा जा सकता। थोड़ा समझिए बच्चों, विभव मापी से कौन सी राशि को नहीं नाप सकते, तो पहले यह पता होना चाहिए कि विभव मापी से कौन सी राशि नापी जा सकती है। चलो, पहला विद्युत वाहक बल, विभव मापी से हम यही नापते हैं। दूसरा हम नापते हैं विभवांतर। तीसरा हमने नापा आंतरिक प्रतिरोध, ये सारी एप्लीकेशन है। चौथा हमने नापा धारा। अरे अमीटर वाला एप्लीकेशन याद है, हालांकि इस बार के सिलेबस में नहीं है, लेकिन अमीटर वाले एप्लीकेशन के अंदर धारा का भी काम किया गया था। ये सारी वो चीजें हैं जो आप विभव मापी से आसानी से नाप सकते हैं, इसके अलावा हम नाप नहीं सकते। ठीक, तो जो ऑप्शन आपको अलग से दिखाई देगा वो है धारिता और स्वप्रेरकत्व। फोर्थ ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्या इसका, डी वाला, धारिता और स्वप्रेरकत्व, ये नहीं नाप सकते। क्या लिख रहा हूं, स्वप्रेरकत्व नहीं नाप सकते, ध्यान में रखिएगा। आगे डी ऑप्शन आएगा इसका, द चल कुंडली धारामापी का विक्षेप बलयुग्म निर्भर करता है। देखो बलयुग्म का मतलब क्या हुआ, चल कुंडली धारामापी मतलब गैल्वेनोमीटर है ना, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इसका बलयुग्म मतलब टॉर्क। बलयुग्म का मतलब होता है टॉर्क, बलाघूर्ण, और बलाघूर्ण का फॉर्मूला होता है NIAB sin थीटा। और अगर आपने गैल्वेनोमीटर को पढ़ा है तो गैल्वेनोमीटर में टॉर्क हमेशा मैक्सिमम चलता है, मतलब साइन थीटा की वैल्यू 1 रहती है गैल्वेनोमीटर में, तो टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी, NIAB। किस पे निर्भर कर रहा है, सामने लिखा हुआ है। ठीक है, फेरों की संख्या पर, बहने वाली धारा पर, क्षेत्रफल पर और चुंबकीय क्षेत्रफल, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र पर। ठीक है, देखिए तो यहां पर क्या आना चाहिए, ऑप्शन देखोगे तो ये तो सारे हैं। चुंबकीय प्रेरण की प्रबलता बी, कुंडली का क्षेत्रफल, फेरों की संख्या, उपयुक्त सभी आएगा बच्चों, ऑल ऑफ द अबोव, सारी चीजें दी हुई है। आगे देखिए, ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट वन देखिए, फिफ्थ वन क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। एक कुंडली की लंबाई अपरिवर्तित रखकर उसमें फेरों की संख्या को दुगना कर देने से उसका स्वप्रेरकत्व होगा। बच्चों ये बात ध्यान में रखिए, जब भी आप स्वप्रेरकत्व पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि हर बार फॉर्मूला में n² आएगा, हर बार आएगा। ठीक है, तो अब वो क्या बोल रहा है कि फेरों की संख्या को आप दुगना कर रहे हो, ये स्वप्रेरकत्व है बच्चों, सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, सेल्फ इंडक्शन इज प्रोपोर्शनल टू ऑलवेज n², ये ध्यान में रखिएगा। अगर n² है तो फेरों की संख्या को 2 गुना कर रहे हैं, ट्वाइस कर रहे हैं, तो फिर स्वप्रेरकत्व कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल। अरे 2 का स्क्वायर करो ना, 2n करूं तो यहाँ पे 4n² आएगा, नहीं आएगा, 4 आगे आया क्या, प्रारंभ का 4 गुना हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो स्वप्रेरकत्व प्रारंभ का 4 गुना हो जाएगा, ए ऑप्शन आएगा भाई। फिर निरोधी विभव से कम विभव होने पर प्रकाश विद्युत धारा का मान, देखो निरोधी विभव क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, इस पोटेंशियल के ऊपर प्रकाश विद्युत धारा 0 हो जाती है। और बोल रहा है कि अगर विभव का मान निरोधी विभव से कम है, वहां तक नहीं पहुंच पा रहे, निरोधी विभव से कम तक जा रहे हैं, तो निरोधी विभव से कम तक जा रहे हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल से कम होगा, तो प्रकाश विद्युत धारा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बहेगी, ये बात ध्यान में रखना, फ्लो करेगी, मतलब उसकी वैल्यू 0 से ज्यादा होगी। ठीक, और ये बात और ध्यान में रखो, प्रकाश विद्युत धारा का मान ज्यादा नहीं होता, बहुत अधिक नहीं होता, ये माइक्रो एम्पियर में फ्लो होती है या फिर मिली एम्पियर में फ्लो होती है, तो हम बोलते हैं इसका मान 0 से क्या होगा, ज्यादा होगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होगा।
तो इसका जो ऑप्शन है वो होता है कम परंतु शून्य से अधिक। स ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए, स्वपोषी श्रृंखला अभिक्रिया के लिए न्यूट्रॉन गुणन गुणांक के का मान होगा। स्वपोषी श्रृंखला अभिक्रिया मतलब बच्चों देखो, आपने श्रृंखला अभिक्रिया पढ़ी होगी। इस श्रृंखला अभिक्रिया के अंदर के फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिप्रोडक्शन फैक्टर बोलते हैं इसको, या मल्टीप्लिकेशन फैक्टर भी इसी को ही बोला जाता है बच्चों। इस फैक्टर की वैल्यू अगर k इज इक्वल्स टू 1 हो तो फिर ये अभिक्रिया क्या होती है, स्वपोषी होती है, खुद ही चलती जाती है। ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो k इज इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। फिर क्लियर हुआ ना बच्चों? हाँ, इसके बाद में जेनर डायोड का उपयोग होता है। सभी को पता है जेनर डायोड का उपयोग क्यों होता है भाई, बताओ। वोल्टता नियंत्रक के रूप में जेनर डायोड का उपयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो वोल्टता नियंत्रक के दो भाग कर दिए, एसी वोल्टता नियमन और डीसी वोल्टता नियमन। तो ये इसका ऑप्शन आएगा एसी वोल्टता नियमन, एसी धारा का जो है वोल्टता नियमन। ये बात ध्यान में रखिए, एसी को नियंत्रित करता है, डीसी तो अपने आप में स्टेबल होती है, ठीक है। तो ये एसी को नियंत्रित करता है, ये बात ध्यान में रखिए। स ऑप्शन आएगा एसी वोल्टेज रेगुलेटर में। फिर 9th वन देखिए, नोर गेट का तर्क है कि यह प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है भाई नोर गेट? देखो नॉर गेट क्या प्रदान करता है। नॉर गेट के लिए सत्य सारणी बना रहा हूं, तो आप सभी को पता होगा नॉर गेट में एक सिग्नल ए है, एक सिग्नल बी है, फिर ए प्लस बी मिला और फाइनली नॉर गेट में मिलता है ए प्लस बी का बार। बताओ ऐसा ही होता नहीं होता? चलिए, तो नॉर गेट के अंदर हमने बोला कि अगर दोनों सिग्नल 0 हों या एक 0 एक 1, एक 1 एक 0 और फाइनली 1 और 1 का कॉम्बिनेशन, तो 0 0 को जोड़ोगे तो 0, इसको जोड़ोगे तो 1, इसको जोड़ोगे तो 1 और इसको जोड़ोगे तो 1। अरे तो पता है ना, हाई इनपुट हाई को ही देगा। फिर उल्टा करो 1 0 0 0, ये सिनेरियो दिखाई दे रहा है। जब दोनों निवेशी संकेत निम्न स्तरीय होते हैं तब निर्गत संकेत उच्च स्तरीय होता है, ये ध्यान में रखें। या फिर निवेश में से कोई भी एक संकेत उच्च स्तरीय हो तो निर्गत संकेत निम्न स्तरीय होता है। लिखने का तरीका, कोई भी एक अगर 1 आ गया ना तो फिर यहां पे 0 आएगा। ये दोनों ही 0 होने चाहिए, निम्न स्तरीय होने चाहिए, तब जाके क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा, उच्च स्तरीय आएगा। ध्यान में रखिएगा। तो बोल रहा है उच्च निर्गत, जब दोनों निवेशी निम्न विभव पर हो। बिल्कुल सही है, जब दोनों निवेशी निम्न पर हो तभी उच्च स्तरीय वोल्टेज मिलेगी। बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन लगाइएगा, ठीक है। चलिए आगे देखें। सेकंड वन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 4 क्वेश्चन आते हैं रिक्त स्थान वाले और निहायत ही सिंपल होते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए इसका, यदि 4 माइक्रोफैरड धारिता के समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य 2 परावैद्युतांक का परावैद्युत माध्यम भर दिया जाए तब धारिता का मान क्या होगा। माध्यम में धारिता क्या होती है बच्चों, एप्सिलॉन आर इंटू सी नॉट। पहले क्वेश्चन का, सेकंड का पहला है ये। एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक 2 दिया हुआ है और उसकी प्रारंभिक धारिता 4 माइक्रोफैरड, फाइनली हो जाएगा 8 माइक्रोफैरड। आपको रिक्त स्थान में सिर्फ और सिर्फ 8 माइक्रोफैरड लिखना है, ध्यान में रखना। 2 गुणा 4 माइक्रोफैरड बराबर 8 माइक्रोफैरड, या फिर डायरेक्ट 8 माइक्रोफैरड लिख दीजिएगा, कहीं कोई इशू नहीं है। सेकंड वन देखिए, सेकंड वन में क्या बोल रहा है वो, मीटर सेतु जिस सिद्धांत पर आधारित है, व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर। किस पर? व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत के आधार पर। फिर इसके बाद में एल प्रेरकत्व की कुंडली में संग्रहित चुंबकीय ऊर्जा का सूत्र। देखो जब हम स्वप्रेरकत्व की बात करते हैं, सेल्फ इंडक्शन की बात करते हैं, उस केस में कॉइल में जो एनर्जी स्टोर होती है वो होती है ½ Li²। और अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो उसमें धारा I0 बोल रहा है, तो ½ Li0 का स्क्वायर आएगा, ये चुंबकीय ऊर्जा होती है। फिर परम शून्य ताप पर, मतलब 0 केल्विन टेम्परेचर पर
नेज अर्धचालकों की चालकता बच्चों परम शून्य ताप है, परम शून्य ताप पर वो पूर्णतः कुचालक होते हैं। सेमीकंडक्टर जो होता है वो पूरी तरीके से इंसुलेटर होता है, और इंसुलेटर की चालकता अर्थात कुचालक की चालकता होती है 0। शून्य लिख करके आएंगे आप, 0 लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन देखिए, 3rd नंबर का क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन सामने दिखाई दे रहा होगा, और इस 3rd क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो क्वेश्चन है वो बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। अरे कलर कोडिंग पे है नहीं है ना, तो कलर कोडिंग वाला क्वेश्चन है ये, है ना। देखो कैसे काम करेंगे, तो लिख लो जल्दी से, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन has very good wife wearing gold silver necklace। काम करना चालू करते हैं, नंबरिंग कहाँ से, 0 से, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8, 9, 10। अरे 10 तो होना ही नहीं है, गोल्ड के लिए कहाँ से 10 ले आया मैं। 5%, 10%, 20%, बस, ठीक है। चलो कितना दिया हुआ है वो देखो, 62, 6 and 2 6, ब्लू 2 रेड। नेक्स्ट वन, इंटू 10 to the power 3, 10 to the power 3 ऑरेंज। टॉलरेंस सह्यता 5% गोल्ड। कलर, अरेंजमेंट ऑफ कलर, ठीक है, दैट इज द ऑर्डर। क्लियर हुआ क्या, ये याद होना चाहिए, और उसके सामने नंबरिंग लिख लीजिएगा, 0 से नंबरिंग चालू करनी है, ये दिमाग में रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, एक आवेश Q चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत दिशा में v वेग से प्रवेश करता है, तो आवेश पर कार्यरत बल का मान क्या होगा। देखिए आवेश पर कार्यरत बल, किसी भी आवेश पे जो बल कार्य करता है चुंबकीय क्षेत्र में, दैट इज QVB साइन थीटा, मेरे हिसाब से यही होता है, और वो लंबवत प्रवेश कर रहा है। थीटा का मान 90 है बच्चों, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो लगने वाला बल होगा QVB। ध्यान में रखिएगा, ये लिख करके आना है, और ये बोर्ड में आ चुका है सवाल, RBSC में देख लीजिए, ये दोनों सवाल आए, एक F = ILB साइन थीटा का भी आया है, और एक ये भी आया है, ठीक है। इस क्वेश्चन में वो ट्रिक डाल सकता था, ये तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, वो ये भी बोल सकता है अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आए तब बल कितना होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आए तो फिर थीटा = 0 हो जाएगा बच्चों। थीटा 0 तो साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0, तो फोर्स भी 0, ठीक है। ध्यान में रखना, क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी होता है, अच्छे से पढ़िएगा। फिर चित्र में वर्णित स्थिति में संधारित्र की ध्रुवता की प्रागुक्ति कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन है बच्चों, और बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। इवन मैं बोलता हूं कि बच्चों को रट ही जाना चाहिए। ऐसा बोल रहा है कि एक कैपेसिटर लगा हुआ है, इस कैपेसिटर की ये ए प्लेट है और ये कौन सी प्लेट है, बी है, फिर ये इसका केंद्र, इसके अक्ष के जो बिल्कुल पास वाली चुंबक है ना वो ये है, इधर एस लिखा हुआ है और इधर एन है, और ये इस तरफ आ रही है। ऐसे ही एक और चुंबक इधर भी आ रही है, लेकिन इधर एन है और इधर ऐसा आ रही है, लेकिन प्रभावी ये है बच्चों, इसके अक्ष से मेनली इफेक्ट किसका है, इसका है। तो इसका मतलब ये है कि जब मैं यहां से देखता हूं तो एस आ रहा है ना, तो यहां पर एस बनना भी चाहिए, एस बनना चाहिए, तो ये धारा ऐसी जा रही है यूं। और अगर धारा, विद्युत धारा ऐसे जा रही है, तो इलेक्ट्रॉन भाई साहब कैसे जा रहे होंगे, धारा के विपरीत। तो ये इलेक्ट्रॉन घूमे और इधर आकर के इकट्ठे हो रहे हैं, बी पे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो रहे हैं और ए से बाहर निकल रहे हैं। बी पे अगर इकट्ठे होंगे तो बी बनेगा नेगेटिव, और ए से बाहर निकलेगा तो ए पर इलेक्ट्रॉनों की कमी आएगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी आएगी तो ए बन जाएगा पॉजिटिव। ध्यान में रखिएगा, ए प्लेट विल बी पॉजिटिव एंड बी प्लेट विल बी नेगेटिव। ध्यान में रखिए, ये पोलरिटी है। फिर नेक्स्ट वन देखिए, 0.12 किलोग्राम द्रव्यमान की गेंद
20 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है, दी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। क्या होगा भाई, दी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य m दे रखा है 0.12 किलोग्राम, ऐसा का ऐसा, v दे रखा है 20 मीटर पर सेकंड। दी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य के लिए लिखते हैं h डिवाइडेड बाय अंडर रूट m एंड v। और सॉरी, अंडर रूट कहाँ से आएगा, सॉरी बच्चों, h डिवाइडेड बाय p होता है, सॉरी h डिवाइडेड बाय p होता है, तो h डिवाइडेड बाय mv आ जाएगा। m दिया हुआ है, v दिया हुआ है, h की वैल्यू दी हुई है तो ठीक है, नहीं दी हुई तो मैं लिख दूंगा, नहीं दी हुई है कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखिए, दहली आवृत्ति को परिभाषित कीजिए। फिफ्थ वन, ये तो फोर्थ था, फिफ्थ क्या है, दहली आवृत्ति को परिभाषित कीजिए। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है बताओ। वह न्यूनतम आवृत्ति या आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु सतह से इलेक्ट्रॉनों को मुक्त कराने के लिए आवश्यक है, क्या कहलाती है, दहली आवृत्ति। The minimum frequency required for the emission of electrons from the metallic surface is known as threshold frequency. आगे देखिए, सिक्स्थ वन, एक समान दर से चलने वाली श्रृंखला अभिक्रिया के लिए न्यूट्रॉन गुणन गुणांक का मान क्या होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है, ध्यान में रखिएगा k की वैल्यू। फिर प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी को परिभाषित कीजिए। EB डिवाइडेड बाय A लिखते हैं क्या, हाँ, किसी नाभिक के एकल न्यूक्लियन या किसी नाभिक के एक न्यूक्लियन की बंधन ऊर्जा ही प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहलाती है ना। द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ सिंगल न्यूक्लियन इज नॉन एज पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी। ये किसको बताती है, ये नाभिक के स्थायित्व को बताती है। इसका मान जितना अधिक होगा नाभिक उतना ही स्थायी होगा। इट रिप्रेजेंट्स द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। हायर द वैल्यू ऑफ पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी, हायर द स्टेबिलिटी। ठीक है, आगे देखिए, ग्राही अशुद्धि के 2 उदाहरण लिखिए। क्या होगा भाई, ग्राही अशुद्धि, ग्राही मतलब ग्रहण करने वाली, दाता ने ग्रहण करने वाली अशुद्धि। तो ग्राही अशुद्धि के लिए हम लिख सकते हैं, जो ग्रहण कौन करेगा बच्चों, जिसके पास में इलेक्ट्रॉन कम होंगे, जिसकी संयोजकता 3 होगी। बताओ भाई, पॉजिटिव में चल रहा था, पी टाइप में आपको देखना है, एक्सेप्टर टाइप इंप्योरिटीज, हम बोल सकते हैं बोरोन क्या है, ग्राही है बच्चों। गैलियम, इंडियम, ये सारे के सारे, इवन एल्यूमिनियम, ये सारे ग्राही हैं बच्चों, ग्रहण करने वाले हैं, एक्सेप्टर टाइप है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट वन, बे, एक बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विभव ज्ञात कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4। यहां से थोड़े से क्वेश्चन बड़े हो जाएंगे क्योंकि 1.5 के हैं, है ना। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला मैं डायरेक्ट बता देता हूं बच्चों, क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट टू r ई डॉट डी आर या ई डी आर लिख दो, और फिर आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। ई की वैल्यू लिखेंगे आप के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और यहां पर आएगा डी आर, कहां से लेकर कहां तक, इनफाइनाइट से लेकर आर तक। ये मैंने माइनस इधर लगा दिया, कुछ ऐसा। फिर क्या करोगे आप, इसको पूरे को सॉल्व करोगे, पूरे को सॉल्व करोगे तो आपको फाइनली वैल्यू मिलेगी के क्यू डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, V और R के बीच में अगर ग्राफ भी पूछता तो ये ग्राफ कैसा जाता है बच्चों, अति परवलयाकार, ऐसा। ठीक है देवताओं, चलो, तो ये था 4th क्वेश्चन। 5th देखिए, न्यूमेरिकल है, आपको दिखाई दे रहा होगा कैपेसिटर के ऊपर, ये न्यूमेरिकल है और एक अच्छा न्यूमेरिकल है। किस तरीके से देखेंगे 5th के लिए, देखो क्या क्या दिया हुआ है। यहां पर 2 माइक्रोफैराड है, फिर इस तरफ 2 संधारित्र लगा दिए, और ये दोनों सिंगल सिंगल माइक्रोफैराड का है ना, ये भी 1 माइक्रोफैराड का है और ये भी 1 माइक्रोफैराड का है। ठीक है, फिर इस तरफ 8 माइक्रोफैराड है, इस तरफ 2 अलग अलग है, 4 माइक्रोफैराड के हैं। एक बात बताऊं,
मेरी लेफ्ट आई जो है ना बच्चों वो फड़क रही है। होप फॉर द बेस्ट कि ठीक हो, क्योंकि ये फड़कना जो है वो अच्छा नहीं होता। चलिए देख ही जाएगी। 4 माइक्रोफेरेड एंड 4 माइक्रोफेरेड। ए और बी के बीच में आपको कैपेसिटेंस धारिता कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो मैं बोल रहा हूं कि बच्चों इसको C1 लिख दीजिए, इसे C2 लिखें, इसे C3 लिखो, इसे C4 लिखो, इसे C5 लिख दीजिए, इसे C6 लिख दीजिए। पहले तो नामकरण करो। हम बोलते हैं C1 और C2, C1 एंड C2 आर पैरेलल। अगर ये पैरेलल हैं तो इनसे जो परिणामी मिलेगा मैं उसे CX बोल रहा हूँ। और पैरेलल में क्या होता है? C1 प्लस C2 होता है, जुड़ जाते हैं तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2 माइक्रोफेरेड होगा। बताओ भाई यही आएगा क्या? तो यहां पे ये हट जाएगा और 2 माइक्रोफेरेड आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ये डायग्राम बनाने के बाद में हम बोलेंगे ये पूरा सॉल्व हो चुका है और इसके सॉल्व होने से एक संधारित्र बन रहा है 2 माइक्रोफेरेड का, और उसको हमने CX लिखा है। ठीक है, फिर इसके बाद में CX और C5 श्रेणी क्रम में है। CX और C5 श्रेणी क्रम में है, तो मैं इसे CP बना रहा हूं। CP किससे बना हुआ है? CX और C5 के श्रेणी क्रम से। तो श्रेणी क्रम में क्या लिखते हैं? C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ऐसा ही होता है। इसका मतलब CX इंटू C5 डिवाइडेड बाय CX प्लस C5। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करने पर, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमने लिखा CX की वैल्यू थी 2, C5 की वैल्यू भी थी 2, और 2 + 2 यहाँ पे 4, और 4 में 4 का डिवाइड लगाओगे तो कितना आएगा? 4 माइक्रोफेरेड। तो ये पूरा का पूरा पाथ सॉल्व हो गया। ठीक है, अब ये पूरा पाथ सॉल्व हो चुका है और इस पूरे पाथ की जगह सिर्फ एक ही कैपेसिटर है। कितना माइक्रोफेरेड का? 1 माइक्रोफेरेड का। ठीक है, चलिए आगे देखिए। C3 और C4 कौन से में है? समांतर क्रम में है। तो हमने लिखा C3 इज पैरेलल विद C4। अगर ऐसा है तो इन दोनों से मैं एक नया संधारित्र निकाल रहा हूं। X इधर लिया था ना, तो मैं इसे CY लिख देता हूं। ठीक है, और CY क्या होगा? C3 + C4 होगा बच्चों। दोनों को जोड़ लो, समांतर क्रम में जुड़ जाता है तो 8 माइक्रोफेरेड आ जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों सॉल्व हो गए और इन दोनों को हटाया और इनकी जगह एक संधारित्र लगा दिया 8 माइक्रोफेरेड का। ठीक है, 8 माइक्रोफेरेड का, और ये वाला CY हो गया। और CY और C6 क्या है? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में मैंने एक नया इंट्रोड्यूस कर दिया इन दोनों की जगह, और इन दोनों को सॉल्व करने पर होगा कुछ ऐसा। श्रेणी क्रम में क्या होता है? मल्टीप्लाई CX इंटू CY डिवाइडेड बाय C6, सॉरी CX नहीं बोलना चाहिए था, C6 बोलना चाहिए था। 8 × 8 / 8 + 8, 8 × 8 64, और 8 × 8 16, और 16 × 64 4 आएगा, 4 माइक्रोफेरेड। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व किया तो कितना आया? 4 आया। वैसे भी आधा हो जाता है अगर समान होते हैं तो। ठीक है, ये 4 माइक्रोफेरेड। अब ये वाला तो था CP और ये वाला था CQ, और अगर A और B के बीच में तुल्य धारिता देखनी है तो हम बोलेंगे CAB। CAB में ये दोनों समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है तो हम बोलेंगे ये दोनों जुड़ जाएंगे। दोनों जुड़ जाएंगे तो 4 और 1 कितना होता है? 5 माइक्रोफेरेड। इस तरीके से बात समझ में आई? ये सारा स्टेप हो गया जिससे आपको काम करना है। डायग्राम कैसे चेंज होता जा रहा था हर बार मैं समझाता जा रहा था। ठीक है, डन हुआ? चलिए, तो ये वो तरीका है। आगे देखिए, सेलों के समांतर क्रम संयोजन को समझाइए, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। मैं वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा बच्चों, है ना, तो वो देख लीजिएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको क्या देखो, समांतर क्रम संयोजन को समझाओ तो इसका मतलब वो बोल रहा है आंतरिक प्रतिरोध को कैलकुलेट करो और विद्युत वाहक बल को कैलकुलेट करो। तो हम बोलेंगे E इक्वलेंट क्या आता है भाई? E इक्वलेंट इज इक्वल्स टू E1 R2 + E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 + R2। कुछ ऐसा ही करते हैं। और R इक्वलेंट कितना आता था? R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 + R2। ये था समांतर क्रम संयोजन में दो सेलों के।
अपवाहन वेग से क्या तात्पर्य है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से क्या पता चलता है। अपवहन वेग का सूत्र उत्पन्न कीजिए, आपको फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। अपवहन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, 7th क्वेश्चन है। हाँ जी, 7th क्वेश्चन के अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी बच्चों ध्यान में रखेंगे। क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी? वीडी वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ई टो डिवाइडेड बाय एम इंटू ई वेक्टर। बताओ यही था क्या? इसका फॉर्मूला कैसे आया वो पूछ रहा है। और ये होता क्या है कि जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग है जिससे वो गति करते हैं, उस औसत वेग को क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपवहन वेग बोलते हैं। द एवरेज कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में इलेक्ट्रॉनों की औसत त्वरित गति को ही क्या कहा जाता है? अपवहन वेग कहा जाता है। ठीक है, आगे भंवर धाराएं क्या होती हैं? भंवर धाराओं के कोई 2 अनुप्रयोग लिखिए। भंवर धाराएं, एडी करंट्स है ना, फौकॉल्ट करंट क्या होता है? उसमें हम बोलते हैं कि लेट सपोज करो हमारे पास में कोई एक धातु का टुकड़ा है, एक मेटेलिक कंडक्टर है, सॉलिड मेटेलिक शीट है, और उसे परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में क्या करवाया जाए? गति करवाया जाए, है ना। चुंबकीय क्षेत्र जो उससे गुजरना चाहिए वो चेंज होता रहे, मैग्नेटिक फील्ड उससे गुजरने वाला चेंज होना चाहिए। ऐसा है तो उससे पास होने वाला, उससे गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स भी चेंज होगा, और अगर चुंबकीय फ्लक्स चेंज होगा तो उसके अंदर प्रेरित धाराएं उत्पन्न होंगी। वो प्रेरित धाराएं जल में उत्पन्न भंवर के समान चक्करदार होती हैं, अतः उन्हें भंवर धाराएं कहते हैं। ठीक है, वापस से, एक धातु का चालक टुकड़ा है, उसे परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में गति करवा रहे हैं जिससे उससे गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स चेंज हो रहा है। चुंबकीय फ्लक्स चेंज हो रहा है तो फिर फैराडे के नियमानुसार उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, उसके संपूर्ण आयतन में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, और वो प्रेरित धारा जो है वह जल में उत्पन्न भंवर के समान चक्करदार होती है, अतः उसे भंवर धारा कहते हैं। बात समझ में आ गई? इतना ही है। ठीक है, तो क्या क्या हो रहा है वो समझिए। चालक टुकड़ा, मैं इसको लिख देता हूं इस मैटर में। ठीक है, चालक टुकड़ा है, चालक टुकड़े को गुजारा किससे? परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र से। ये परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र से, तो उससे गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स क्या हुआ? चेंज हुआ। चुंबकीय फ्लक्स चेंज हुआ तो उसमें क्या उत्पन्न हुई? प्रेरित धारा उत्पन्न हुई। ये प्रेरित धारा कैसी है? जल में उत्पन्न भंवर के समान चक्करदार है, अतः इसी प्रेरित धारा को क्या कहा गया है? भंवर धारा कहा गया है। ठीक है, आगे देखिए। इसके अनुप्रयोग कहाँ यूज कर सकते हैं? तो हम बोलते हैं डेड बीट गैल्वेनोमीटर में, रुद्धदौल धारा मापी में इसका उपयोग किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक ट्रेनों के ब्रेक में इसका उपयोग किया जा सकता है। डाई थेरेपी में इसका उपयोग किया जा सकता है, और इंडक्शन फर्नेस में इसका उपयोग किया जाता है। प्रेरण भट्टी में इसका उपयोग किया जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे हैं, है ना। तो कोई भी 2 आपको लिखने हैं सिर्फ। आगे देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लेंज के नियम का उल्लेख कीजिए। लेंज का नियम क्या था? कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उन्हीं कारणों का विरोध करती है जिसके कारण उसके स्वयं की उत्पत्ति होती है। फिर लेंज के नियम से ऊर्जा संरक्षण, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक शेयर करूंगा। आगे देखिए, परावर्तक दूरदर्शी की बनावट और कार्यविधि। परावर्तक मतलब रिफ्लेक्टिंग टाइप, जिसमें हम मिरर का यूज करते हैं, ऐसा टेलीस्कोप की बात कर रहा है ना, दर्पणों का उपयोग किया जाता है। तो परावर्तक दूरदर्शी आपको बनानी है, कैसे ग्रेन वाली बनानी है इस बार। ठीक है, ध्यान में रखिए कैसे ग्रेन बनानी है, न्यूटोनियन तो लास्ट टाइम थी, कैसे ग्रेन बनानी है। और आवश्यक किरण क्षेत्र, रे डायग्राम बनाना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन है हमारे पास में, एक अभिसारी लेंस की वायु में फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, जल में डुबो देने पर लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, है ना। एयर में आपको फोकल लेंथ दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर है ये 11th वन।
तो आपको क्या दिया हुआ है, एयर में फोकल लेंथ, तो मैं लिख रहा हूं लेंस मेकर समीकरण से एफ एयर इज इक्वल्स टू म्यू जी विद रेस्पेक्ट टू एयर माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। बताओ देवताओं, ऐसा ही करे क्या? फिर वाटर में डालोगे तो कितना, वाटर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ही है, लेकिन विद रेस्पेक्ट टू वाटर, भाई माध्यम वाटर है यहाँ पर, माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ये दो इक्वेशन है। आपको क्या करना है, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग लगाना है। देवताओं ये कट जाएगा, ठीक है। एफ वाटर कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। एफ एयर कहां जाएगा, नीचे जाएगा। फिर देखो इसे क्या लिख सकते हैं, ग्लास डिवाइडेड बाय एयर माइनस 1। इसे क्या लिख सकते हैं, ग्लास डिवाइडेड बाय वाटर। ये आंख जो फड़क रही है ना, वो सही नहीं फड़क रही है, कंसंट्रेशन चेंज हो जा रहा है। माइनस 1, ठीक है, कुछ ऐसा है। ग्लास का अपवर्तनांक 1.5, 3/2, एयर का 1 होता है, तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये 3/2 ही रहेगा। 3/2 माइनस 1, ग्लास का 3/2, वाटर का 4/3 या 1.33, मैं 4/3 यूज कर रहा हूं, तो 4/3, 3 कहां जाएगा, ऊपर, -1, ठीक है। वाटर के लिए फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है, एयर के लिए 25 दे रखा है, एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है, बस 25 की जगह जो है 20 है, एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है, ध्यान में रखिएगा। फिर इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, 1/2। इसको सॉल्व करो, 9/8 है, 9/8 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करो, 1/8 आएगा। 9/8 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करो, 1/8 आएगा। इससे आप देखोगे तो 4 आ जाएगा इधर, और 4 कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में, ऊपर चला जाएगा। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, एफ वाटर डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल्स टू 4। तो एफ वाटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी रे देवताओं, मेरे हिसाब से तो 100 सेंटीमीटर आ रही है, ठीक है, कुछ ऐसा होगा काम। आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है, 11th वन कंफर्म 4 टाइम्स होती है नॉर्मली। आगे देखिए, सुमेलित कीजिए, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। कुछ सालों तक तो सुमेलित करो वाले क्वेश्चन लगातार आ रहे थे, मैचिंग वाले, फिर बीच में 2 साल नहीं आए हैं, लेकिन अब वापस से आ सकता है। ये पैटर्न बहुत बढ़िया है, नंबर फ्री फोकट के। देखो म्यू इज इक्वल टू 10 ब्रूस्टर कोण है भैया, ध्यान में रखिएगा। तो ब्रूस्टर वाला नियम आ जाएगा, ब्रूस्टर का नियम, क्यू ऑप्शन लगाएंगे इसके सामने। फिर म्यू इज इक्वल टू 1/sin IC, 1/sin IC बच्चों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, तो TIR आएगा, आंतरिक परावर्तन एस वाला देखिएगा। फिर सी देखिए, म्यू इज इक्वल टू sin I डिवाइडेड बाय sin R, दुनिया में सभी को पता है, स्नेल्स लॉ। फिर म्यू इज इक्वल टू sin A प्लस डेल m बाई 2 डिवाइडेड बाय sin A बाई 2, क्या है बच्चों, प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म है, ठीक है, तो ये प्रिज्म से रिलेटेड है, R इसका ऑप्शन आएगा। 13th वन देखिए, न्यूमेरिकल है। एक छोटी दूरबीन के अभिदृश्यक तथा नेत्रिका की फोकस दूरी क्रमशः इतनी और इतनी है। 13th वन, अभिदृश्यक की फोकस दूरी f0 बड़ा वाला कितना, 192 सेंटीमीटर, और नेत्रिका आईपीस 8 सेंटीमीटर। क्या पूछ रहा है, इसकी आवर्धन क्षमता, मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन f0 डिवाइडेड बाय fa। f0 की वैल्यू कितनी, 192, fa की वैल्यू 8। जो भी सॉल्यूशन आए लिख दीजिएगा, कोई मात्रक नहीं है। फिर आगे देखो, दोनों लेंसों के बीच की दूरी, दोनों लेंसों के बीच की दूरी, पृथक्कन, सेपरेशन बिटवीन द लेंसेज, f0 प्लस fe। f0 की वैल्यू 192, fe की वैल्यू 8, 200 सेंटीमीटर, 2 मीटर्स। ये क्वेश्चन बोर्ड का है वैसे। 14th देखिए, ये क्वेश्चन छोटा सा था, बोर्ड का ही है। आगे देखिए, रेडियो एक्टिव प्रतिदर्श में सक्रिय नाभिकों की संख्या 6 घंटे में अपने प्रारंभिक मान की 6.25% रह जाती है, तो अर्ध आयु का मान ज्ञात करो। देखो टोटल टाइम कितना दे रखा है, टोटल टाइम 14th क्वेश्चन है, यस 14th में टोटल टाइम स्मॉल टी दे रखा है 6 घंटे, 6 आवर्स।
देखिए अर्ध आयु के अलावा जो भी समय क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, जो भी टाइम दिया हुआ होता है, उसे हम स्मॉल टी लिखते हैं। इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है, क्या भाई, स्मॉल एन इंटू कैपिटल टी। कैपिटल टी अर्धायु काल, हाफ लाइफ, और स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ, अर्धायु कालों की संख्या। हमें सबसे पहले ये कैलकुलेट करना है, ये दिया हुआ है, ये अगर आ जाए तो ऑटोमेटिकली ये कैपिटल टी कैलकुलेट हो जाएगा। कैसे, एक फॉर्मेट है बच्चों, n इज इक्वल्स टू एन नॉट डिवाइडेड बाई टू दी पावर n। वो n बोल रहा है सक्रिय नाभिकों की संख्या कितनी रह जाती है, प्रारंभ की 6.65%, प्रारंभ की मतलब n नॉट की कितना, 6.25%, परसेंट है तो मतलब नीचे 100 लगा सकता हूँ, ये n का मान दिया है। और n का फॉर्मूला क्या, n नॉट डिवाइडेड बाई टू दी पावर n। n नॉट से n नॉट की रामायण कैंसिल, इस पॉइंट को हटाऊंगा तो नीचे 100 लगाऊंगा, ठीक है, तो ये पॉइंट यहां से हट गया। 625 है ना, 25 से जाएगा कितनी बार, 25 बार, और ये कितनी बार, 4 बार, ये भी 25 से जाएगा कितनी बार, 4 बार, कुल मिलाकर के 16 रह गया। 16 मतलब 2 की घात 4 बराबर कितना, 1/2 की घात n। अरे n नॉट से n नॉट तो जाएगा ना, n की वैल्यू कितनी आई, n की वैल्यू आई 4। अर्धायु कालों की संख्या, नंबर ऑफ हाफ लाइफ 4 है। फॉर्मूला लगाया, स्मॉल टी इज इक्वल टू एन इंटू कैपिटल टी। बताओ भाई आएगा नहीं आएगा, कैपिटल टी इज इक्वल टू स्मॉल टी बाई एन। वैल्यू पुट कर लीजिएगा, स्मॉल टी की वैल्यू 6 आवर्स और एन की वैल्यू 4, वैल्यू पुट करो, खत्म करो, फिर डन है ना ये, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए 15 रेडियो एक्टिव तत्व की अर्ध आयु की परिभाषा, नहीं, अर्ध आयु को परिभाषित कीजिए और अर्ध आयु का रेडियो एक्टिव क्षय स्थिरांक के साथ में संबंध व्युत्पन्न कीजिए। देखो अर्ध आयु काल की परिभाषा हाफ लाइफ की, कि वो पर्टिकुलर टाइम है जिसके बीतने के पश्चात सक्रिय नाभिकों की संख्या प्रारंभ की आधी हो जाती है, दैट इज अर्ध आयु काल, है ना। वह समय जिसके बीतने के पश्चात सक्रिय नाभिकों की संख्या प्रारंभ की आधी हो जाती है, अर्धायु काल कहलाता है। फिर इसका वो फॉर्मेशन अर्धायु काल का, कि कैपिटल टी इज इक्वल्स टू होता है 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्डा, क्षय नियतांक, डिके कांस्टेंट, है ना, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, या फिर आप इसे लिख सकते हैं कैपिटल टी इज इक्वल्स टू log बेस e2 डिवाइडेड बाय लैम्डा, ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू ही ये होती। तो बहुत सारी बुक्स वहां तक छोड़ देती हैं, बहुत सारी यहां तक इसे सॉल्व करती, दोनों ही सही है। कहां से आएगा, ये वाला फॉर्मूला आएगा बच्चों, n इज इक्वल्स टू एन नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी से, ये सॉल्व होता है कंडीशन लगा करके। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर रहा हूं। हाँ भाई, बायो-सावर्ट का नियम लिखिए, ये नेक्स्ट है, खंड 6 में चले गए हैं अपन। बायो-सावर्ट का नियम लिखिए, धारावाही वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए, आवश्यक चित्र भी बनाइए। बायो-सावर्ट का नियम दुनिया में आप सभी को पता होना चाहिए, 12th के हर एक बच्चे को पता होना चाहिए भैया। क्या था, μ0/4 पाई आइडियल साइन थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, है ना, इज इक्वल्स टू dB। बताओ यही लिखते थे क्या, इसको थ्योरी में डाल दीजिएगा, μ0 डिवाइडेड बाय 4 पाई IDL साइन थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ये बायो-सावर्ट का नियम था, क्वेश्चन नंबर 16 है ये। फिर वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर बोल रहा है या केंद्र पर बोल रहा है, अक्ष पर बोल रहा है। अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक जो कैलकुलेट किया हुआ है, μ0 NI r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। बताओ यही था क्या, है ना। और डायग्राम के द्वारा आपको ये बताना है कि यही आता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इसका ग्राफ भी है, b और x के बीच में ग्राफ भी है, ध्यान में रखना। n फेरों की संख्या है, I प्रवाहित धारा है, r कुंडली की त्रिज्या है, x अक्षीय दूरी है, केंद्र से जो दूरी है, जिस बिंदु पे आपको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है वो दूरी है x। फिर इसके आगे वाला पार्ट भी ब्लर हो गया था, तो वापस से कुछ क्वेश्चंस का देखिए पार्ट, क्या हो रहा है वो देखिए। अगला बोल रहा है कि एक लंबे सीधे धारावाही चालक से लंबवत दूरी r पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय प्रेरण का व्यंजक ज्ञात कीजिए, उत्पन्न कीजिए। देखो लंबे सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का जो व्यंजक होता है B,
एक मिनट रुके, बी जो होता है बच्चों दैट इज म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, यही होता है। ठीक है, आपको ये कैलकुलेट करना है। बायोसॉर्ट का नियम यूज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, पूछा ही नहीं है। आप एम्पेयर के लूप से कर लीजिए, बहुत सिंपल पड़ेगा। बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट समीशन आई से कीजिए, बहुत छोटा सा 7 लाइन का ही डेरिवेशन है, सिर्फ 7 लाइन का। ठीक है, फिर बी और आर के बीच में ग्राफ पूछेगा। बी और आर के बीच में ग्राफ कैसा, ये बी इस तरफ, आर कैसा जाएगा रे, अति परवलयाकार जाएगा, नहीं जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती वाला ग्राफ पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। फिर आगे देखिए, लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी, वो सभी को पता है कि चिन्ह परिपाटी में क्या आता है। आपतित प्रकाश की दिशा में दूरी नापोगे तो फिर हम बोलेंगे प्लस की, विपरीत दिशा में नापोगे तो माइनस की, मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर नापेंगे, लंबवत ऊपर की ओर प्लस की दूरियां, लंबवत नीचे की ओर माइनस की दूरियां, सभी दूरियां ऑप्टिकल सेंटर से नापी जानी चाहिए। ये चिन्ह परिपाटी वाला काम करना था। ठीक है, फिर लेंस मेकर सूत्र की स्थापना। लेंस मेकर जो भी थोड़ी देर पहले अपन ने किया था ना बच्चों, कौन सा, वो 1/f वाला, 1/f इज इक्वल टू μ21 - 1 1/r1 - 1/r2। बताओ किया था नहीं किया था, वो वाला डेराइव करना है। और एक बहुत बढ़िया सवाल है ये, वाकई में बहुत बढ़िया सवाल है। आगे देखिए, प्रिज्म से अथवा वाला, प्रिज्म से अपवर्तन को समझाइए। प्रिज्म से बोला है क्या, हाँ, प्रिज्म से अपवर्तन को समझाइए। क्या था भैया, जब प्रिज्म में प्रकाश आता है तो बच्चों अलग अलग रंगों के प्रकाश का विचलन अलग अलग होता है। ये प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन था बच्चों। क्यों, क्योंकि सभी रंगों के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक अलग अलग, अपवर्तनांक अलग अलग तो सभी का विचलन अलग अलग, सभी के लिए अपवर्तन भी अलग अलग। ठीक है, ध्यान में रखिए, तभी तो वो 7 रंगों में डिवाइड हो रहा था। फिर पतले प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण, न्यूनतम विचलन कोण ऊपर वाले में देखो, सुमिलित कीजिए में, म्यू इज इक्वल्स टू दिखाई दे रहा है साइन, फिर a प्लस डेल एम बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन a बाई 2 वाला, ये वाला डेरिवेशन पूछ रहा है कि अपवर्तनांक, न्यूनतम विचलन कोण और प्रिज्म कोण के मध्य जो संबंध दर्शा रहा है वो वाला डेराइव करना है। आगे देखिए 18th वन, डेविसन जर्मर का प्रयोग का वर्णन करना है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ये वाला। फिर प्रकाश विद्युत धारा की व्याख्या आपको करनी है, नहीं, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या प्रकाश के तरंग सिद्धांत द्वारा क्यों नहीं की जा सकती, उसके रीजन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। बहुत अच्छा वीडियो है, 3 से 4 ही हमें बताना है ना, 3 से 4 पॉइंट को ही हमें डिस्कस करना है। फिर ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी करवाया था, देखिए क्या बोल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन, एक अल्फा और एक प्रोटॉन पार्टिकल, तीनों की गतिज ऊर्जा समान है। तीनों की क्या समान है, गतिज ऊर्जा समान है। तो फिर बोल रहा है कि किसकी दहली तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होगी। तो दहली तरंग दैर्घ्य का फॉर्मूला समझिए, h डिवाइडेड बाय √2m के सभी का समान है, गतिज ऊर्जा सभी की समान है, तो फिर दहली तरंग दैर्घ्य द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होगी, है ना। तो ये कुछ ऐसा, जिसका द्रव्यमान सबसे कम होगा, दहली तरंग दैर्घ्य, सॉरी दहली नहीं, दी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य उसकी सबसे ज्यादा होगी। और आप सभी को पता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सबसे कम, उससे ज्यादा प्रोटॉन का और सबसे ज्यादा अल्फा पार्टिकल का होता है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होने के कारण उसका दी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा, उससे कम प्रोटॉन की और सबसे कम अल्फा पार्टिकल की। ध्यान रखिएगा, सॉल्यूशन लिखने का तरीका यही होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए 19वां सवाल आप अच्छे से पढ़ लीजिए। 19वें सवाल के अंदर एक तो डायग्राम वाला क्वेश्चन है। डायग्राम वाले क्वेश्चन के अंदर वो क्या बोल रहा है, आपके पास में बोल रहा है कि विद्युत फ्लक्स ज्ञात करो, विद्युत फ्लक्स, और डायग्राम में बोल रहा है कि 2 माइक्रोकुलाम इधर है, माइनस का 1 माइक्रोकुलाम इधर है, फ्लक्स निकालो। फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। टोटल क्यू देखो 2 और -1 1 हो जाएगा, 1 माइक्रोकुलाम, 1 माइक्रो 10 की पावर -6, एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। मात्रा क्या लगाओगे, वोल्ट मीटर। सॉल्व कर लीजिएगा इसको। ठीक है, फिर इसके बाद में इसका एक क्वेश्चन और है, द्विध्रुव, एक मिनट, घुमाने में किया गया कार्य पूछ रहा है और बलागुण के लिए व्यंजक भी पूछ रहा है। बलागुण वाला व्यंजक टो इज इक्वल टू पी साइन थीटा, इसका डेरिवेशन किया हुआ है। एक घुमाने में किया गया कार्य पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ठीक है, ये वाली चीज ध्यान में रखना, ये पूछा है ना। आगे 20वां सवाल अंतिम
ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक संधियां, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कौन से होते हैं? जीना डायोड को छोड़ दो, उसके अलावा जो पीएन डायोड आपने पढ़ा है ना, फोटो डायोड हो गया, सोलर सेल हो गया है, एलईडी हो गया है, ये सारे के सारी ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक संधियां हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में आगे देखिए ये सारे फिर गेट आ गए, है ना। इसके बाद में जितने भी गेट्स हैं उन्हीं के बारे में वो पूछ रखा है, तो वो सारे क्वेश्चन गेट से हैं, अच्छे से पढ़िएगा। गेट का वीडियो मैंने बहुत अच्छे से समझा है, तो वो मैं आपके साथ में डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई हैं। प्लीज़ वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए, और इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। आपका मतलब जितना सपोर्ट आप बच्चों ने किया है उसके लिए वाकई में शुक्रिया बच्चों। चलिए, हैव अ गुड डे, टेक केयर।